Hello everyone, this is Vishnu Kumar Dwivedi and you all are watching Shri Brahmadev classes. दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज का ये 5वां लेक्चर रहेगा और इसके अंदर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये रहेगा क्लास 10 सीबीएसई के लिए, जिसमें हम कवर अप करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ क्वेश्चंस। मैं हूं श्री ब्रह्मदेव क्लासेज ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। जय हिंद साथियों। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि सारी चीजें बहुत ही एलोबरेटिव वे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम, और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो बच्चे क्लास 10th के लिए हैं, जो बच्चे बहुत ही थ्रू आउट चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन सभी बातों के लिए आप हमारे बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं अपनी लेक्चर की यात्रा पर, और बिना देरी किए हुए हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहली बार आया है दोस्तों, तो वो अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छी चीजें। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेट मी शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। क्लियर है? चलिए, गिव मी अ फ्यू सेकेंड। You can see this. Okay, so you can have the PDF of NCERT authenticated content रहेंगे दोस्तों। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। होप दैट इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर जाए। ये चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से हम पढ़ेंगे। चलिए, ये आपका बहुत इस तरीके से जूम हो सकता है, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए, हम बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और आप देखेंगे, ध्यान से समझिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो भी चीजें हैं, जैसे लिखा है इन्होंने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है आज का जो लेक्चर रहेगा केमिकल इक्वेशन एंड मोशन पर रहेगा। फर्स्ट, ये जो है आज के पार्ट, इसमें कई सारे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले आज इसको कवर अप करेंगे, जितने भी हम प्रयास करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट, कि अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग दैट कि which of the following is not a physical change, which of the following is not a physical change, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? वाटर, है ना, पानी का गर्म होना, पानी का उबलना, टू गिव वाटर वेपर, पानी का उबलना जिससे वाटर वेपर निकले, हीट निकले, तो ये एक है क्या? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है नॉट फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। बी ऑप्शन में कह रहा है दोस्त, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, पानी को अगर हम चाहें ले सकते हैं जब हम आइस को मेल्ट करेंगे, क्या ये सबसे सही रहेगा? चलिए, सी ऑप्शन कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कम्बशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी को जला लें, एलपीजी का जलना, कम्बशन माने होता है द बर्निंग ऑफ सबस्टेंस, इज नोन एज कम्बशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कम्बशन, वन इज रैपिड कम्बशन, है ना, देन द स्पॉन्टेनियस कम्बशन, एंड थर्ड वन इज व्हाट वी कैन से एक्सप्लोजन। तो उनमें से जो एलपीजी है वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन में आता है दोस्त, ये भी आप ध्यान रखिए। और फिजिकल चेंज में कह रहा है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन पे गौर किया होगा, तो पानी को अगर हम बॉयल करके वाटर वेपर में बदलते हैं, तो वाटर वेपर से वाटर रिसाइकल होकर दोबारा से आ जाता है। ठीक है, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन फिजिकल चेंज है। बी ऑप्शन पानी बन जाएगा,
पानी को दोबारा फ्रीज कर देंगे तो आइस बन जाएगा। फिजिकल कंपोजिशन वही रहे, केमिकल चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे कंपोजिशन में आप दोनों को फिजिकल चेंज मानोगे दोस्तों। आइए सी ऑप्शन देखते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का होता है मतलब डिसॉल्व करना। सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें और फिर उससे पानी के अलावा जो सॉल्ट है उसको हम निकाल लेंगे कुछ ना कुछ सेपरेशन टेक्निक लगाकर, तो नमक निकल आएगा दोस्त। बट यहाँ पर है ना कि फिजिकल चेंज। जब एलपीजी एक बार जल जाएगी तो वी कैन नॉट गेट एलपीजी अगेन। क्लियर है, बातें समझ पा रहे हो? वी कैन नॉट गेट द एलपीजी अगेन। क्लियर है दोस्त? आइए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, आप एक और बात समझिए, फिजिकल जो चेंज है, फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ चेंज। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जिनमें केवल भौतिक जो अवस्था है किसी भी चीज की इन द फिजिकल चेंज, ठीक है, बट केमिकल यानी कि केमिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस विल नॉट बी चेंज। जैसे पानी है H2O है, वो बर्फ बन गया देन वो H2O ही रहेगा, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे और उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो फिजिकल चेंज नहीं पूछ रहा था तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केमिकल चेंजेस आते हैं, देखो इसमें लिखा था कि फिजिकल चेंज नहीं है तो एक केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं दोस्तों जिनमें नए कंपाउंड बनते हैं विद अ न्यू केमिकल चेंजेस। ठीक है, उनमें जो रासायनिक परिवर्तन होंगे, प्रोडक्ट दूध से दही का बनना, दही में जो है पूरे जितने भी केमिस्ट्री है इसकी वो बदल जाती है, दूध की केमिस्ट्री यानी केमिकल चेंजेस अलग होते हैं और दही के चेंजेस अलग होते हैं। तो ये मैंने एक डिटेल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर समझ आया होगा तो हम फिर से अब चलिए दूसरे को ऑप्शन पर देखेंगे। इट इज सेइंग दैट दोस्तों ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है को अगर हम मतलब तो अमोनिया है, अमोनिया ना, इसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, NO बना लेगा और H2O बना लेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल बना लेगा, पानी के मॉलिक्यूल बना लेगा। चलिए यहां पर आप देखो कि ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट टेक टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इनमें चार, आइए पीछे फिर से चलते, हुआ क्या था आइए समझते हैं दोस्त कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो अमोनिया है NH3 है, मिलकर NO बना लिया, यानी कि जो है ऑक्सीजन जो है इसको मिल गया है। तो ये क्या है, ये दोस्तों एक यहाँ पर NH3 जो है, NH3 टूट कर इसमें H2O में बदल गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हट गए ना, ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन, क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ना, एक और यहाँ पर आप देखो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, बट यहाँ पर हमारा पानी भी बन रहा है। तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो ये जो है ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि अगर H2O को देखेंगे तो वहां पर, ठीक है, जो H3 है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो अगर हम बात करेंगे ये ऑप्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन भी होगा इसमें, मतलब थर्ड ऑप्शन होता ही होता है, बट इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी होगा। आइए समझते हैं, देखो ध्यान से, इसने कहा कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर दोस्तों रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन है इसमें हो भी रहा है, ऑक्सीजन भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के साथ NH3 था, NH3 मतलब अमोनिया था, अमोनिया के साथ जब हमने ना इसके अगर हम इसको देखेंगे, किसको, इसके बाई प्रोडक्ट को देखेंगे, इसके मेन प्रोडक्ट को देखेंगे, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन बन रहा है,
यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है दोस्तों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है जो आप यहाँ पर देख पाए। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों, समझ रहे हैं बातों को, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीजें हुई होंगी। तो आपको अगर हम बात करें यहाँ पर, पहला जो है ये होगा, ठीक है, तीसरा चौथा, इनमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। क्लियर है बात, समझ रहे हैं दोस्तों, चीजों को समझ पा रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए सबसे सही स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम रिएक्शन को देखेंगे, ये रस्टिंग की रिएक्शन है दोस्तों, कोरोजन है। इसमें हम आयरन को पानी के प्रेजेंस में, है ना, छोड़ रहे हैं और वहां पर ये क्या क्या बना ले रहा है, फेरस का थर्ड ऑक्साइड बना ले रहा है, Fe ले रहा है। तो ये और H2 गैस जो है वो रिलीज हो जा रही है। आप देखो जो आयरन है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन इज मेटल जो है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही बात है। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर तीनों की तीनों बातें सही है दोस्तों। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा एंड डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पर बात करेंगे, देखो उन्होंने कहा कि आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है, तो इसका ऑक्सीजन चला गया, इसका ऑक्सीजन H2O था तो H2 बन गया, तो ये चला गया, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, जाके आयरन के साथ जुड़ गया, आयरन ऑक्साइड बना लिया है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं दोस्तों। आइए कुछ और चीजें देखेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा था वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो डोनेट कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में आपको परेशान करते हैं, तो कर देखने के बाद दोस्तों कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि सारी चीजों को बहुत तरीके से एक्सेस करें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सबसे पहले ये समझिए बेटा थर्मिक प्रोसेस क्या होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस साथियों ये होती है कि दोज रिएक्शंस, है ना, इन दैट रिएक्शन द हीट इज रिलीज्ड और हीट इज इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब ही रिलीज से है। व्हेन द हीट इज इवॉल्व्ड इन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, थर्मिक रिएक्शन कौन सी बताना है। एक और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि एक्सोथर्मिक के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। हीट इवॉल्व ना होकर बेटा, हीट रिलीज ना होकर एब्जॉर्ब होती है। तो जब आप पकड़ेंगे तो वैसी रिएक्शन जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई होगी तो ठंडी लगेगी, वो टेस्ट ट्यूब कैसी लगेगी दोस्तों, ठंडी लगेगी। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद पिगमेंट, है ना, बहुत ज्यादा रिलीज होता है। क्या जब हम चूने में पानी मिलाएंगे तो वो एक्शन होगी, हाँ जी, ठीक है, एन एसिड, क्या एसिड को डिल्यूट करेंगे यानी कि डाइल्यूट करेंगे यानी कि उसके को घटाएंगे, पानी को मिलाएंगे, तो वहां पर आप समझोगे एसिड भी एक फोर में, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे पानी को एसिड में मिलाते नहीं है, पानी को एसिड में मिलाते नहीं है, आप समझ, किन बूंदे मिलाएंगे। क्लियर है बात, आइए समझते हैं, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें कह रहा है क्विक लाइम एक्सोथर्मिक है दोस्तों, डाइल्यूशन भी
आइए कुछ दो ऑप्शन और होंगे इसके, वो भी समझेंगे कि अगर हम चीजों को देखेंगे, इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का इवापोरेशन हो रहा है, क्या ये भी जो है इवापोरेशन हो रहा है, तो ये भी क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों। तो आप देखो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, यानी कि कैम्फर जो है, कैम्फर मतलब कपूर की क्रिस्टल को अगर हम जलाएंगे तो वो डायरेक्टली जो है सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, आपका गैसेस में कन्फर्म हो जाएगा कन्वर्ट। क्लियर है दोस्तों। सब्लिमेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इन लिक्विड, इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द गैस। क्लियर है, इट इज अ प्रोसेस। वहां पे हम ठीक है, चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं। 1 और 2 इसका सही होगा ऑप्शन। ठीक है, तो समझते हैं कुछ और चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 जिसमें ए बी सी, एक बीकर में हमने पानी लिया है जो 25 ml के आसपास है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। पहले बीकर में क्या डाला देखिएगा, लिख लूंगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आपको कॉपी और पेन लेने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो बात नहीं बनेगी। NaOH हमने बेस मिलाया, पानी मिलाया, ठीक है, पहले वाली केस। अब हम दूसरी वाली को देखेंगे, दूसरी वाली को देखेंगे तो कह रहा है कि दूसरी वाली बी जो आपने यहाँ पे लिया है उसके लिए हमने CuSO4 यानी कि इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ हमने NaCl मिलाया है, नमक दोस्तों, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ABC, है ना, ये चीज समझ रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है CuSO2, CuSO2 है, SO2 नहीं होगा बेटा, SO4 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, SO4 होना चाहिए। ABC जो है, ABC में आपको क्या दिख रहा है, आइए, इट ये इन तीनों को हमने जब किया है दोस्तों, तो आप समझिए इनमें तीनों में कुछ ऐसा चीजें नहीं है। देखो सबसे पहले आपने पानी ए वाली, अभी तीनों कह रहा है कि ABC रिएक्शंस जो हुई हैं सॉल्यूशन के साथ, उनमें उनमें पहले वाले में मतलब देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ए और बी वाले बीकर में। ए और बी के बीकर जो आपने लिया था उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। अब सी वाले बीकर में आप देखो, सी वाले बीकर में यहाँ पर जो है सॉल्यूशन का टेम्परेचर घट गया है। अभी अभी पढ़े थे दोस्तों इसी के पहले वाले क्वेश्चन में कि जब हमारा टेम्परेचर घट जाता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जब टेम्परेचर रेज करता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप समझिएगा, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, which of the following statement is correct। लेट मी इरेज दिस, लेट मी इरेज दिस दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लेट मी इरेज दिस, ओके, इरेज हो गया दोस्तों, ठीक है, इरेज हो गया। वापिस चाहेंगे, जूम करेंगे दोस्तों, देखिएगा इन बीकर ए एंड बी, बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, अभी अभी बताया, ठीक है। इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, गलत बात है, ठीक है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक, ये भी गलत बात है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक, ये सही बात है। तो फर्स्ट और जो है, फर्स्ट और जो है ऑप्शन है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इट इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। याद, लेट मी चेंज माय कलर, इट टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन क्वेश्चंस। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चंस और करेंगे, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो चीजें आपको बताई हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो स्लाइड नंबर 4 में आप आ गए हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर, ठीक है। थोड़ा सा हमने डाइल्यूट फेरस सल्फेट लिया है, FeSO4, फेरस मतलब आयरन होता है दोस्तों, FeSO4 लिया है और उसको एक बीकर में डाल दिए हैं, ठीक है। कंटेनिंग एसिडिफाइड
परमैंगनेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। परमैंगनेट सॉल्यूशन KMnO4 लिया है, ठीक है। परमैंगनेट मतलब KMnO4, ठीक है। तो इसको हमने लिया है। अब कह रहा है कि देखो बीकर में क्या था, KMnO4, और उसमें हमने क्या मिला दिया, फेरस सल्फेट FeSO4। तो आप देखिए कि लाइट पर्पल कलर आया है, इसमें क्या आया है, लाइट पर्पल कलर आया है, और फाइनली ये डिसअपियर भी हो गया है। तो इसमें बताइए कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। पहला क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन जो दोस्तों ये कह रहा है कि जो परमैंगनेट का कंपाउंड है यानी कि KMnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। इट ऑक्सीडाइज FeSO4, इसने जो है FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। या फिर बी ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है FeSO4 acts as a oxidizing agent and oxidize KMnO4। FeSO4 जो है वो KMnO4 को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा देखो, पहले में उल्टा कहा उसने, KMnO4 परमैंगनेट क्या ऑक्सीडेंट है जो FeSO4 को, या FeSO4 KMnO4 को करेगा। क्लियर है, यहीं पे आप समझेंगे बात कि जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन KMnO4, देखो KMnO4 जनरली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जनरली KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये FeSO4 बना लेगा, ठीक है। जब इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, देखो ध्यान से समझो कि ये फेरक सल्फेट बना लेगा। ये क्या बना लेगा, देखो यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन भी दी है, देखो ध्यान से। KMnO4 जब H2SO4 से मिलेगा, है ना, H2SO4 से, मतलब यहाँ पर आप देखो कंसंट्रेटिक एसिड, है ना, इसके साथ आप मिला रहे हो FeSO4, मतलब परमैंगनेट के साथ फेरस सल्फेट भी जुड़ रहा है, और इसके साथ हमने कंसंट्रेटिक एसिड भी मिला है, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए, वहां पर आप समझिए कि ये चीज क्या है, ये चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, और बना क्या रही है, K2SO4, मतलब पोटेशियम सल्फेट बना रही है, और यहाँ पर ये फेरिक सल्फेट बनाएगी FeSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसके साथ साथ MnSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, और H2O, ये 8 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ये एक चेन प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके अंदर कई सारे बायो प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बनेगा K2SO4, जो यहाँ पर एक मेन प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, ये K2SO4 बनेगा। चीजों को समझ पाए होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन सही था बेटा, वो ए ऑप्शन सही था। यहाँ पर KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर दे। चीजें समझ पाए। आइए, अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा होता हूँ उसके बाद आप इसको पॉज कर सकते हैं और अपने से ट्राई कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। आपने जो चीजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, उसमें क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, तो ये चीज आप एनालिसिस करेंगे इस चीज का। अगर उन्हें पहली बार इस चैनल को देखा है वो बेटा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर मित्रों आप अगर देखिएगा KMnO4 इस तरीके के कंपाउंड जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये जो पूरी एक्सरसाइज है जो आज हम कर रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, केमी जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, उससे लिया है मैंने। तो आप अगर इसकी थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाइए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 2-3 इसके पार्ट बने हैं दोस्तों। जब आप पूरे पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको करने में और भी आसानी रहेगी। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल सॉल्ट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में हुई है? पहली बात, हमने जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी उनमें पढ़ी थी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? when the two substances to get together or mix together or react together, they will form the displacement reaction. In this displacement reaction, both are displacing one another. When the two compounds are both displacing one another,
from their sulfate or from their different salt solution, then we can say this is called uh, double displacement reaction. देखो समझो, N2 Na2SO4 Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, ये जब मिलेगा यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलेगा दोस्तों, तो ये देखो NaSO4 Na2SO4 से Na के साथ दोस्ती किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ होगी। Na2 की दोस्ती सोडियम की दोस्ती क्लोरीन के साथ होगी, तो इसने NaCl बना लिया, सोडियम साल्ट बना लिया, ठीक है। और बेरियम सल्फेट Ba मतलब बेरियम और SO4 ये दोनों मिलकर एक अलग दोस्ती बनाएंगे जो कहलाएगा BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, दोनों ने एक दूसरे के सल्फेट सॉल्यूशन से या क्लोराइड सॉल्यूशन से एक दूसरे को अलग कर दिया है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्लियर है, बात समझ रहे हैं दोस्तों। आइए यहाँ पर कह रहा है कि Pb और CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड जो है वो यहाँ पर Pb यानी कि लेड क्लोराइड बना लिए हैं और कॉपर यहाँ पे अलग हो गया है। और दूसरी चीज देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ये बच्चों एक ने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, चीजें समझो। यहाँ पर बात करेंगे CH4 की, मीथेन की। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बना लेता है और H2O बना लेता है। आपसे कह रहा है, आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 1 और 1 है क्या, ए नंबर 1 और 4 है क्या, कह रहा है केवल ऑप्शन, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन में कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड सही होगा क्या, और डी ऑप्शन कह रहा है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्या। तो पहला ऑप्शन तो सही, यहाँ पर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन दोनों में बी और सी में सही है। तो आप देखिए सेकंड ऑप्शन जो है, यहाँ पर मैंने अल्टीमेट आपको सही बताया था कि सेकंड ऑप्शन सही है। आइए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, कुछ और चीजें समझेंगे कि किस तरीके से ये हुआ है, सारी चीजों को समझेंगे ध्यान से। रिएक्शन कहाँ पे हुई है, Na2SO4 में सोडियम में, और जब बेरियम क्लोराइड मिल रहा था बेरियम सल्फेट बना ले रहा था और सोडियम बना ले रहा था। तो इसमें आप देखो, तो जो यहाँ पर जो रिएक्शन कार्बन की जो रिएक्शन है, यानी कि सॉरी दोस्तों रिएक्शन नंबर 2, ठीक है, ये केवल और केवल डबल डिस्प्लेसमेंट, और बाकी जितने भी कंपाउंड हैं दोस्तों ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जब नहीं करेंगे, आइए समझते हैं फिर से। इनिशियल रिएक्शन हो गई, तो फर्स्ट और जो थर्ड केवल, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर तो गैसियस बना रहे हैं, यहाँ पर कोई भी डबल नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर आप समझिए, तो इस वाले रिएक्शन नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे, ध्यान से समझे, कि अगर हम इस तरीके के रिएक्शन को देखते हैं जिसमें कैटाइन और एनाइन बन जाते हैं दो कंपाउंड, और उनके उनके ही सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, which among the following statement is correct to the एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl2 को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे और वो ग्रे हो जाता है। ये होता क्यों है, ये इस वजह से होता है दोस्तों कि क्या डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड हो रहा है क्या, सिल्वर क्लोराइड से हमने गैस डिकम्पोजिशन हो रहा है क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, यानी कि सिल्वर का जो फॉर्मेशन है वो डिकम्पोजिशन होकर सिल्वर क्लोराइड बना ले रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, इसका जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो सिल्वर, है ना, क्या ये ऐसे है। तो आप समझिए इसमें पॉइंट नंबर 4, जब कॉपर क्लोराइड
तो वहां पर क्लोरीन गैस होगी। ठीक है, ये एक तरीके का हम कहें फोटो फोटोलाइटिक है ना, फोटोलाइटिक दोस्तों, इट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन कराते हैं, उनकी रोशनी में ये हीट निकलेगी और ग्रेश तरीके की एजीसीएल रिडक्शन होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर समझिए कि एजीसीएल को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये Ag और Cl2 दो अलग अलग भागों में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो कलर का हो मेटल बन जाएगा, इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक रिएक्शन, यहाँ पर होती है। और क्वेश्चन नंबर आप देखिए, जो इसके वजह से आपको देखो पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर वन जो है वो ठीक सब्लिमेशन नहीं हो रहा होगा, तो सेकंड में ये यहाँ पे सेकंड ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हो जाएंगे। आइए कुछ 9 आपको दिया है दोस्तों, नंबर 9 क्या कह रहा है, गिव मी अ फ्यू सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आप समझिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि अगर हम सोडियम क्लो कैल्शियम है ना, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वैगोरसली विद वाटर टू फॉर्म, ठीक, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आप समझिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा बेटा, यहाँ पर मेरी बैटरी डाउन हो रही है मोबाइल की, तो 1 मिनट में हम इसको सही करेंगे, फिर हम इसके लेक्चर को पढ़ेंगे दोस्तों, 2 मिनट दीजिएगा, है ना। ओके, तो ये चीज हो गई, है ना, ये चीज समझ आई। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अगर, तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, लेट मी रीड, है ना, समझाते हैं आपको, ध्यान से समझिए कि अगर हम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है वैगोरसली वाटर के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम वाली बात मैंने आपको बताई थी, कैल्शियम वाली बात क्या थी कि अगर जो कैल्शियम है पानी के साथ चूना है उसको डालते हैं तो वो बहुत रिएक्ट करता है और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ट्रेमेंडियस तरीके की लिबरेशन ऑफ हीट, क्या है ये सिलेक्ट लाइम बना लेता है, शेकिंग ऑफ वाटर एक सिलेक्ट लाइम बना लेता है। ये है क्या, इन स्लेकिंग ऑफ लाइम वाटर, ये है क्या, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका पॉइंट नंबर 1 जो है वो गलत है दोस्तों। आइए टू देखेंगे, यहाँ सेकंड पॉइंट कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल थर्मिक रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, अभी पढ़े थे। जब भी आप टूना को पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और आप देखिए पीएच वैल्यू की बात कह रहा है, पीएच वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 7 होगा कि ये बेस बना लेगा। देखो क्या बनेगा दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तरीके का बेसिक बेसिक कंपाउंड है, जो बेस होगा वो बच्चे 7 के ऊपर होता है। बेस की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से लेकर के ऊपर, यानी कि 7 के ऊपर कहीं भी 7.1 से लेकर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप, तो ये जो चीजें हैं जैसे मान लीजिए आपने कहा 14 तक, 7
ज्यादा होगी। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी जो स्लिक्ड लाइम है, लाइम को अगर डालेंगे, लाइम मतलब चूना है, यानी कि अगर हम पानी में डालेंगे कैल्शियम को, तो वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और यहाँ पर हीट रिलीज होगी, है ना। इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आप जो पॉइंट नंबर आपके 1 और जो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये गलत है क्योंकि एंडोथर्मिक कह रहा था। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये दोनों सही हो जाएंगे बेटा। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है ये बेसिक है, यानी क्लियर है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, बिल्कुल लाइक ठोकिए दोस्तों और सब्सक्राइब कर, ठीक है, और अपने साथियों तक इस चैनल को शेयर करिएगा, जिससे वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। आइए क्वेश्चन 10 देखेंगे। कह रहा है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग सल्फेट, बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी देखे थे, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये वही पूछ रहा है कि कौन सी है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ना होता तब हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लगा सकते थे, बट हमारा रिएक्शन है। और जब भी आप देखोगे बेरियम क्लोराइड जब पानी के अमोनियम सल्फेट है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं दोस्तों, प्रेसिपिटेशन मतलब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, जो आप कहीं ना कहीं टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देख सकते हैं। आपके जो फोर्थ ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है, ये दोनों डी में दिए गए हैं, ये डी ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, ठीक है। कि अगर दूसरे ऑप्शन की, दूसरे कहीं ना कहीं चीजों की देखो, थोड़ी सी चीज और बता दें कि बेरियम जब क्लोराइड NH4 NH4SO4 मतलब रिएक्ट करेगा, तो बेरियम सल्फेट देगा जो हमने आपको बताया, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। क्लोराइड भी एक तरीके का सॉल्ट होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और बनने की वजह से ये प्रेसिपिटेशन भी होगी। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पानी के साथ, तो वो रिएक्शन है, ठीक है। द मोल रिएक्शन, द मोल रेशियो, जो मोल्स हैं मतलब H2O के पानी के जो मोल्स हैं, जब ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, यानी कि पानी H2O है ना, ये H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो आप देखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस दौरान इसके मोल रेशियो क्या रहेंगे। समझने के लिए हमें पहले इसका आइए समझते हैं। कह रहा है H2O इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो दो आपकी हाइड्रोजन है और जो ये अलग अलग हो जाती हैं, और ये कितना है, 2 है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का एटम एक ही है, तो एक में आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मूल जो कंसेप्ट है वो 2:1 है, पर बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? बताते हैं जो एडिशनल पॉइंट है, तो आइए कुछ चीजों को और समझेंगे कि अगर जब हम जब नॉट या कोई भी आकाश में जाता है, तो वहां पे पानी तो होता नहीं, ऑक्सीजन की गैस और ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में भर के ले जाता है। वहां पे जब रिएक्शन कराता है, तो वो जो पानी के मॉल हैं उसी से अपनी प्यास बुझाता है। ये आप क्लास 12th में दोस्तों पढ़ेंगे, 10th और 12th की कुछ कहानी बहुत ही थोड़ी सी अलग है, इन सभी बातों को बहुत ही, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की, तो ये जो है रिएक्ट होके यानी कंबाइन
पानी के मॉलिक्यूल्स बना लेती हैं और उन्हीं पानी के मॉलिक्यूल्स को हम ऊपर मतलब स्पेस में जब भी कोई व्यक्ति जाएगा तो वो के लिए यानी जीवन जिंदा रहने के लिए वो पानी पिएगा। और इस को हम कहते हैं फ्यूल सेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूल सेल्स which are used for combining हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दो मिलकर क्या बना लेती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बना लेती हैं। ये एक फ्यूल सेल है। ठीक है दोस्त, ये पढ़ाया जाता है हमारा क्लास 12 के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आइए कुछ चीजों को और समझेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। 12 में आपको एक एंडोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पर बात करनी है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एंडोथर्मिक है? बिल्कुल भी नहीं है सर। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए यहाँ पर ये होएगा बेटा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस को सब्लिमेट करेंगे। ये कंडेंशन ऑफ वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो वो एक क्या है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या? ठीक है, कुछ चीजों को और देखेंगे, जैसे एवापोरेशन ऑफ वाटर है, क्या ये एंडोथर्मिक है दोस्तों? ठीक है, चीजों को समझ पाए? आइए कुछ और चीजें समझेंगे। देखो कि यहाँ कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है ना, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है बताऊंगा दोस्तों। और जो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, ये दोनों सही ऑप्शन हो जाएंगे। चीजों को समझते हैं। जब जब बर्फ जो है इससे बाहर निकालते हैं तो बाहर जो है टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से भाप निकलने लगती है। उस बर्फ के ऊपर भी आप देखेंगे जो है वेपर्स जैसे वो डायरेक्टली क्या है, सब्लिमेशन क्यों बोल रहा है? सब्लिमेशन इस वजह से कह रहा है क्योंकि जो बर्फ है वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में ना आकर वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, वो वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में आपको निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, जब ज्यादा बोतल जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, तो वहां उसको निकालेंगे तो उसके उसके आसपास से क्या निकलेगा, धुआं जैसा निकलेगा। वो जो वहां पे काम करता है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी चीज अगर बात करें, एवापोरेशन ऑफ वाटर ऑपरेशन होगा, ये भी एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ पा रहे हैं दोस्तों, है ना? इट इज एन दैट्स व्हाई दीज आर एक्सोथर्मिक। यस सेकंड, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दोनों जो आपको सेकंड बताया और जो फोर्थ बताया, ये दोनों एंडो हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट एब्जॉर्ब होगी यहाँ पर। और जो दो बची हुई रिएक्शन, मान लीजिए आपने क्या देखा था, यहाँ पे आपने देखा था डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तो हमने कई सारे लेबोरेटरी में आपने करे होंगे स्कूल में, वहां पर हम जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिलाते हैं तो वहां पर हीट इवॉल्व होती है, यानी कि, है ना? इसके साथ साथ अगर हम बात जो पानी है उसका कंडेंसेशन, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपको क्वेश्चन समझ आया दोस्तों? कुछ और क्वेश्चंस जो बचे हैं जल्दी जल्दी को भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर बताइए, इसमें जरूर बताइएगा। ये आपको जो सेशन है बताया, इससे और भी आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, इससे ऐसे ही लेक्चर्स आपके डले हुए हैं, आप जाइए और देखिएगा जाके। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, इस इस बार एक्वस पोटेशियम आयोडाइड लिया है। एक्वस का मतलब होता है पानी, उसमें पोटेशियम आयोडाइड में पानी की मात्रा है। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक एक पार्ट वो पानी होता है और दूसरा पार्ट कोई भी चीज होती है जो आप मिला रहे होते हो। ये जो है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एक्वस लेड नाइट्रेट से मिलता है, और ये एक येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, येलो कलर के कुछ प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेड आयोडाइड भी फॉर्म होता है। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के दौरान आप देखेंगे कि लेड नाइट्रेट जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेड नाइट्रेट आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल, तो लेड नाइट्रेट ना लेकर आप कौन सा कंपाउंड लेंगे, कौन सा कंपाउंड आप लेंगे? समझिए,
हम अगर चीजों को समझेंगे, लेड एसीटेट ना, लेड एसीटेट ये जो है ये एक तरीके का ऐसा कंपाउंड है जो आपके यहाँ पर लेड नाइट्रेट के अलावा, ठीक है, ये यूज किया जा सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों? पीबी, पीबी नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, पीबी मतलब लेड है। तो यहाँ पर जो दोस्तों पीबी CH3 का होल ट्वाइस है ना, COO का होल ट्वाइस, ये CH3 COO का होल ट्वाइस विद पीबी। तो ये लेड एसीटेट कैन बी यूज्ड द प्लेस ऑफ व्हाट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट जो है दोस्तों ये एक सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल है दोस्तों, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट की जगह पे हम लेड एसीटेट का यूज कर, जो पोटेशियम के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी कि आई के साथ ये बना लेगा लेड आयोडाइड, है ना। लेड आयोडाइड भी एक येलो प्रेसिपिटेट देता है। इसके साथ साथ आपको आयंस मिलेंगे जो होंगे CH3COO K- K+, ठीक है। ये दो तरीके के आपको मिलेंगे, CH3COO- और K+। अरे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऑयल लिया है, एक ऑयल का पाउच, उसमें आपको ऑयल को बहुत दिनों तक रखना है, तो आप उसको फ्रेश बनाने के रखने के लिए गैस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है, क्या इसका इस्तेमाल करेंगे? बी ऑप्शन में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे या हीलियम का यूज करेंगे। और अगर हम दूसरे को देखें, डी ऑप्शन कह रहा है हीलियम और नाइट्रोजन का यूज करेंगे क्या। तो सबसे पहले आप समझिए, जब हम किसी भी चीज को बहुत देर तक, बहुत दिनों तक बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो हम प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं दोस्तों? प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। आपने कुरकुरा देखा होगा, कुरकुरे में बहुत बहुत ज्यादा फूला होता है। जब आप कुरकुरा को फाड़ते हैं तो वो गैस निकल जाती है और आपका कुरकुरा का पैकेट पिचक जाता है। तो जो गैस भरी हुई थी उसका यही काम था कि आपके जो स्टोरेज आइटम्स हैं, जो खाने के एडिबल आइटम्स हैं, उनको बहुत दिनों तक सही रखें, उनमें रेंसिडिटी ना आने दें। का मतलब होता है उनमें उनमें बदबू ना आने दें। इस तरीके हम कंजर्व कर सकते हैं अपने फूड पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर ऐसी हमें गैसें लेनी होंगी जो उसके मेटल से क्या ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। सबसे पहले ऑक्सीडाइज ना हो, दूसरी चीज कि वो रिएक्ट ना करें। क्या ना करें? तो सबसे पहले आप देखो, जो नॉन नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, जैसे नोबल गैसेस हैं, जैसे इसमें बताया हीलियम, है ना, हीलियम है, ग्रुप 18 की गैसें हैं। हीलियम दोस्तों एक ऐसी नॉन रिएक्टिव गैस है जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती है। बातें समझ पा रहे हैं? क्लियर है दोस्तों? समझ पा रहे हैं चीजों को? चलिए, यहाँ पर एक और चीज है, एक और गैस है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज यूजुअली जनरली नॉट रिएक्टिव विद वन अनदर। एंड थोड़ी सी चीज और इसके बारे में समझेंगे कि नाइट्रोजन गैस जो होती है दोस्त, ये ठंडी होती है। ये दोस्तों एक ठंडी गैस होती है। और जो हीलियम और नाइट्रोजन है, ये सैंपल को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट गैस हैं और ये एक दूसरे से कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। जो एनवायरमेंट में दूसरी गैसेस हैं उनको रिएक्शन नहीं करती हैं, यहाँ पर रेंसिडिटी नहीं आने देती। ये आपको मैंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिएगा, यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है कि प्रिपरेशन करेंगे हम, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन गैस को लेकर
कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है चीजों को, कह रहा है एक रिएक्शन इन्होंने दिया है KClO3, है ना। KClO3 एक तरीके का सॉलिड तरीके का कंपाउंड है, ठीक है। उसको हम हीट करेंगे, है ना। कैटलिस्ट भी यूज, एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस होता है या एक ऐसा कंपाउंड होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा या बढ़ा भी देगा दोस्तों, है ना। वो बिना किसी रिएक्शन में, बिना पार्टिसिपेट किए हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को घटा और बढ़ा देगा। ये इसकी खासियत होती है दोस्तों, है ना। कैटालिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें ये सब होता है। हमने आपको पढ़ाया था बहुत ही अच्छे तरीके से, फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसे नहीं बनता एक वीडियो, ठीक। तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी आपको पसंद आ रही चीजें। यहाँ पर बात करेंगे KCl की, ठीक है। हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा और बन जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस की तरीके से हो जाएगी। आप समझिए दोनों, यहाँ पर आप एक तरीके और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। अब इसके लिए क्वेश्चन कह रहा है कौन से ऑप्शन जो दी गई रिएक्शन है उस सही होंगे। ए ऑप्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक नेचर। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंडोथर्मिक है? हाँ जी, ये एंडोथर्मिक भी है, ठीक है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। बातें समझ पा रहे हो? ये दोस्तों एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजों को जोड़कर एक नया कंपाउंड बनता है। यहाँ पर टूट रहे हैं कंपाउंड जो है, पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें सिंपलर कंपाउंड हीट देकर हम तोड़ रहे हैं। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तोड़ने वाली रिएक्शन है, ना कि कंबाइन करने। बी ऑप्शन सही नहीं होगा, है ना। बी ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होगा। आप देखिए सी ऑप्शन कह रहा है इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द रिलीज ऑफ हीट, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बट यहाँ पर हीट रिलीज नहीं होगी, एक्सोथर्मिक थोड़ा ना है ये, ठीक है। फोटोवोल्टाइक डिकम्पोजिशन नहीं है दोस्तों। हम हीट क्यों देते जब फोटोवोल्टाइक केमिकल होती तो सनलाइट में ही ना करा लेते। ये एक्सोथर्मिक नहीं है। दूसरी बात, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो पॉइंट नंबर जो आप बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। पॉइंट नंबर ये है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अभी तक आपको चीजें समझ आई होंगी तो एक जरूर आप कमेंट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जुड़े रहेंगे ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, है ना। ऐसी कौन सी जो प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हम स्टोर करेंगे ऑक्सीजन गैस को अंडर हाई प्रेशर इन द गैस सिलेंडर। लिक्विफाई करेंगे एयर को, है ना। एयर को लिक्विफाई करेंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी दोस्त, है ना। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, आप दोनों से कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ठीक है। दूसरा डी डी कह रहा है हीटिंग कॉपर वायर ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। कॉपर को हम हाई टेम्परेचर क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो वहां पर आपको कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। अब हम इसको बैलेंस करने वाले हैं। ऑक्सीजन के दो दो एटम है यहाँ पर, ये सिखाया था आपको, बट यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो आप दो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे Cu2 को, Cu2O, है ना। C2O कॉपर, कॉपर जो ऑक्साइड है इसको करेंगे साथ कंबाइन करेंगे। हम बात करें तो जब अब ये कंबाइन तो कॉपर 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 का यहाँ पर 4 नहीं हुए होंगे ना, थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, कोई बात, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेंगे। आइए थोड़ा सा और समझेंगे, है ना। यहाँ पर गिव्स आउट करेगा Cu, है ना, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है ना। कॉपर का यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल है, ये एक इरिवर्सिबल है। ऑक्साइड के साथ हम जब ऑक्साइड के साथ यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये चीज है, ये चीज एक केमिकल रिएक्शन है,
जिसमें आप यहाँ पर रिएक्शन को देख सकते हो। कॉपर वायर को ऑक्सीजन के साथ जब हम मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दो ही क्वेश्चन और हैं दोस्तों, बने रहेंगे अंत तक, दो 4 मिनट की और बात है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन विच chemical equation the abbreviation presentation of the reactant and product involved is very correct, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ए ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन जो है ये लिक्विड होता है क्या, नहीं। ऑक्सीजन लिक्विड होता है क्या, नहीं। तो ये गलत ऑप्शन है। बी में कह रहा है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन लिक्विड है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन गैस होती है, अपने बच्चे बच्चे को पता है बेटा ऑक्सीजन क्या है, गैस है। सी ऑप्शन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और ये पानी बना लेती है। फ्यूल सेल में आपको समझाए थे अभी फिर बना लेगी, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारे स्टेट भी सही लिखी हैं, ब्रैकेट में स्टेट बताएंगे, ठीक है। स्टैकोमेट्री इफेक्ट वगैरह हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, जो 12th में हमें पढ़ाई जाती हैं वो मैंने 10th में ही बच्चों को समझाने का प्रयास किया है। प्रॉपर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेगी, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल बना लेगी। ये आपको समझना चाहिए जो लिक्विड के स्टेट में। अगर हम बात करें कुछ चीजों की जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं, क्लियर है दोस्त। चलिए एक ऑप्शन और एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो एक ऑप्शन और बचा है जिसको हम ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिया है Zn प्लस FeSO4 क्या बना रहा है, ZnSO4 और Fe यहाँ पर रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने जब बताया था आपको, हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पर जब दो दो कंपाउंड मिलेंगे, दो कंपाउंड जब मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, तीसरी, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ रिएक्शन दी गई, उनमें आपको बताना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजों को मिलाकर हम एक चीज बना लेते हैं, दो सिंपलर चीजों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स चीज बनती है। ये आप बहुत ही चीजों को ध्यान से समझें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो चीजों को मिलाकर हम एक चीज बना रहे हैं। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। और एल्युमिनियम पानी के साथ मिलकर ऑक्साइड बना ले रहा है, ये भी एक कॉम्बिनेशन। तो सेकेंड और थर्ड ये दोनों बिंदास एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर जो 18 है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पर दोनों में आप देख रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा था। और अगर हम इनकी बात करें, देखो यहाँ पर उद्देश्य केवल इतना सा नहीं है कि आपको दिया और ऑप्शन खेल लिए और चले गए, ठीक। यहाँ पर जो दो, इसमें पहले ऑप्शन में आप देख रहे हो KClO3, है ना, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, है ना, ये चीज बन रही थी क्या, ACl, यानी पोटेशियम क्लोराइड बन रहा था और ऑक्सीजन बन रहा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनके अंदर हम देखते हैं कि चीजों को आप तोड़ोगे, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ेंगे तो कार्बन बनेगा, ठीक है, कार्बन गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से ये भी जब हीट करेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, हीट करेंगे थर्मल प्रोसेस है, उसके अंदर KCl और O3 ये बनेगा दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया था, देखो ध्यान से, जो Zn करके था, Zn और FeSO4,
ZnFeSO4 जो हम बात कर रहे थे शुरुआत में, Zn यानी कि जिंक जो है FeSO4 से बहुत तगड़ा है ना, ये बाहुबली है, इसको हम बाहुबली कह सकते हैं, जिंक को बाहुबली कह सकते हैं। ये FeSO4 के साथ लड़ाई करेगा और लड़ने के बाद ZnSO4 बना लेगा और इसको Fe को यानी कि आयरन को यहाँ से उसके सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ये चीज आपको ध्यान से समझ आ रही होगी। मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी दोस्तों। अगर आप पसंद आ रहा है सेशन तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, आपने पढ़ा है इसका पार्ट 2 मैं कल रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा, तो वो चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल आपको बहुत पढ़ाना है, ठीक है, डिटेल वे में पढ़ाना है, सारी चीजें एकदम फ्री हैं। तो एक जब आपको ये चीजें सब फ्री में मिल रही हैं दोस्तों, तो हम आपसे एक प्यार भरा कमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये चीजों को आप बढ़िया से समझ पाए होंगे तो एक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि और भी चीजें आपको अगर पढ़नी है तो वो भी आप कमेंट करिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का, हर चीज पर, हर लेवल पर आपको क्लियर करने का। स्पेशली मैं जितने भी कमेंट्स हैं मैं आपको स्पेशली लुक करूंगा, देखूंगा ध्यान से, और वो चीजें डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे दोस्तों। इसके लिए भी फिक्स रहिएगा। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप विशेष ध्यान। वंदे मातरम दोस्तों।